राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है? तो इसका आंसर ये है, जॉन ग्रोफाइड हार्डनर को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में माना जाता है। मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया है। ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर इल्यूस्ट्रेटिंग द आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्चर नेशनलिज्म। इनका जन्म कालखंड ये है, तो ये जुड़े हुए हैं कल्चरल नेशनलिज्म से। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिवाद जो अराजकतावादी होते हैं, उनकी जो विशेषता नहीं है उसमें निजी संपत्ति होती है, अति उदारवाद होता है, समन्वय होता है, लेकिन जो जैववादिता होती है वो नहीं होती है। तो सेकंड का क्वेश्चन चौथा है जैववादिता। तीसरा क्वेश्चन इस तरह है, निम्नलिखित में से कौन से समाजवाद के सिद्धांत संबंधित जी.ए. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है? तो जी.ए. कोहेन का जो विचार का तत्व नहीं है समाजवाद से संबंधित, इसमें ए और सी है। पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत, और तीसरा जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमानता मूलक संरचना। तो ये तीसरा था। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो सर्वसम्मति जो है वो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है, न्यायसिकता है, प्राधिकरण है, जनादेश है। निम्न में से मैकावली के सरकार का कौन सा स्वरूप आदर्श माना? मैकावली ने जो स्वरूप आदर्श माना था उसके अंदर गणतंत्र को सबसे उच्च कोटि का इन्होंने आदर्श माना था। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य की एक अनावश्यक बुराई माना जाता है? तो जेम्स थॉमस ने राज्य को एक अनावश्यक बुराई, थॉमस पेन राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। जर्मी बेंथम को हमें याद रखना, ये बहुत बड़े राज्य के पक्षधर थे। इन्होंने राज्य को पृथ्वी का अवतार माना था। जेम्स मिल भी राज्य के पक्षधर थे, और जेम्स मिल भी राज्य के बहुत बड़े पक्षधर थे। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद में कब पारित किया गया? तो ये 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन 8वां इस प्रकार है, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकुलना निम्नलिखित में से किस स्तरों से समृद्ध है? तो ये नाभिकीय चीज से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार है, लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है? तो ये जन माध्यम, चौथा ऑप्शन इसका वो नहीं है और सब है। अगला क्वेश्चन मैचिंग से है, जो हमें मैचिंग करनी थी। तो पहले का नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और ये चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, थर्ड ऑप्शन। और अपिको आंदोलन जो है वो ओडिशा से जुड़ा हुआ है, और चिल्का बचाओ आंदोलन जो था वो चिल्का बचाओ आंदोलन ओडिशा से, माफ़ कीजिएगा, कि चिल्का बचाओ आंदोलन जो था वो सेकंड इसका कर्नाटक है अपिको, और चिल्का बचाओ आंदोलन है ओडिशा से। तो ये इस प्रकार इसका मिलान करना था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान में इच्छुक हों। तो सिंपल सा था, संगठन कब अस्तित्व में आएगा? जब सारे जो संगठन के व्यक्ति को इच्छुकता से अपने कार्य करेंगे, तभी आता है अस्तित्व में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो ये इस प्रकार है इसकी बुक्स, पावर इलीट सी राइल्स मिल की बुक है, और पॉलिटिक्स ऑफ मॉरलिटी, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, फोर्थ है इसका आंसर, मिलाते हैं एक बार। पावर मॉरलिटीज चार्ल्स लिंडब्लोम की बुक है, और पावर एलिट्स जो बुक है वो सी राइट मिल्स की है, और ए प्रीफेस टू डेमोक्रेसी रॉबर्ट ए डहल की बुक है। ये प्लुरलिज्म से जुड़े हुए हैं रॉबर्ट ए डहल, और प्लुरलिस्ट विचारक हैं ये। और जो फोर्थ बचते हैं वो हमारे थर्ड से जुड़े हैं, मैक्यूअर ओसलान से। निम्न में से कौन भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष है? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष है। तो प्रथम अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और हमें याद रखना है नीति आयोग जो कि योजना आयोग की जगह पे स्थापना हुई थी इसकी, ये 2015 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी हमें याद रखना है। इसका एक सीईओ होता है जो वर्तमान में अभी चेंज हुए हैं, शायद अभी कोई अमिताभ कांत थे, तो उनकी जगह पे कोई और आया है। तो निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने शांति स्थापना कार्य में भाग लिया था? तो भारत ने कोरिया में भी लिया है, गाजापट्टी में भी लिया है, साइप्रस में भी लिया है, और लेबनान में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सेना के द्वारा शांति स्थापना करने के लिए प्रयास किए हैं। तो इसका आंसर चारों ही है, ABCD। अगला क्वेश्चन, द एसिड्रेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जेस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? तो उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार की बात कही है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कही है, स्वशासन की संस्था की बात कही है, लेकिन इन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात इसमें नहीं कही है। 16 क्वेश्चन है, मैचिंग का है, और ये किससे क्या जुड़ा हुआ है? तो सहमति का युग कहा जाता है, जॉर्ज मार्कवाइट के द्वारा ये है, फर्स्ट का थर्ड है।
और पेपर कौन, ये थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये थोड़े डिफिकल्ट मानता हूँ इस क्वेश्चन को। मार्क्स की छाया है सेकंड, और 9 लोगों हैं जैक्स जरीजा थे जो 9 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये मिलाना है विदेश नीति का, भारत की विदेश नीति का कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार है, लाहौर में शांति के साथ श्रीलंका में भारतीय शांति की स्थापना राजीव गांधी जुड़े हैं इसके साथ। शिमला समझौता के साथ जुड़े हुए हैं, शिमला समझौता हुआ था, लाहौर घोषणा इनके साथ हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, और शिमला समझौता इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी के काल की है। तो ये इस प्रकार से इसका मिलान है। अगला क्वेश्चन प्राधान्य संबंधित है। प्राधान्य दोस्तों ये है हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामशी द्वारा दिया गया था। तो ये हेजेमनी का कॉन्सेप्ट, इससे जुड़े हुए विरोधी विचारों को अभ्यस्त कर प्रभावता उस काल को सामान्य बौद्ध बन जाने की बुद्धिजीवी की क्षमता। तो इसका आंसर थर्ड है, ये थर्ड है इसका आंसर, और ग्रामशी के साथ जुड़े हुए हैं प्राधान्य विचारधारा के साथ। 1 को 2 से मिलाना है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आप ये इसके अंदर देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है द्रविड़ आंदोलन के केंद्र कौन कौन थे। तो ये थर्ड है इसका आंसर, आप मिला लें अपने आप। भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिहीन अनुदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि के स्थायी किसने कहा। तो ये WH मॉरिस जोन्स ने ये कहा था। निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हंस मॉर्गेनथम के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पूर्ण निरूपण किया। तो इसका आंसर है J.N. टिकनर जी ने, ये महिला विचारक है, फेमिनिस्ट थिंकर है। तो इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं से जुड़े 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म इन्होंने किया था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। तो ये बहुत हमारे फेमस वी डी सावरकर जी ने इसे स्वतंत्रता से जुड़ा प्रथम युद्ध कहा था। इनकी हिंदुत्व बुक जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही, और अभिनव भारत संस्था के साथ वी डी सावरकर जी जुड़े हुए थे। इनकी संस्था का आ सकता है नाम अभिनव भारत, इन्होंने स्थापित करी थी। नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में जो बताया गया उसके अंदर निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर लोगों का हथियार है, सत्याग्रह कभी भी विरोधी का अंताकित नहीं करना चाहिए। पहला, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक जबकि सत्याग्रह सकारात्मक है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, नीचे दिए गए 2 कथन है उसमें असिस्टेंट और रीजनिंग से ये क्वेश्चन था। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो हाँ, ये सही बात है, चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। और लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ा। ये भी बात सही है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और पारित हुआ था 1980 के दशक में शायद। तो ये पहला इसका आंसर सही है, फर्स्ट और सेकेंड। निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में कर्मिक विकास में योगदान नहीं किया है। तो ये कार्य के प्रभाव मानकों की कमी इसने किया है, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्व की स्पष्ट समझ का अभाव इसने भी किया है, प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना इसने भी किया है। लेकिन जो चौथा है समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन, ये नहीं है इसका। मार्क्स की कालाकृति को कालानुक्रम से लगाना था। तो इसका पहला ये था, इस प्रकार है, पहले पे बी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फिर दास कैपिटल, फिर है उसके बाद द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, और डी है लास्ट में अंतिम द इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। और ये एसेसर और रीजनिंग से संबंधित है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। हाँ, ये बात सही है। और एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता। ये बात भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका दोनों सही है आंसर। और ये भी उसी से असेस्टर और रीजनिंग से जुड़ा हुआ था। भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव तो डाला है, लेकिन लोकतंत्र भूमंडलीकरण से कहाँ स्पष्ट, मेरे ख्याल से मेरे को इसका सेकंड लग रहा है आंसर। तो पहला नहीं है सही और सेकंड सही है। तो इसका आंसर फोर्थ है, पहला लोकतंत्र को इससे कहाँ सुदृढ़ किया। सुदृढ़ तो लोगों के द्वारा होता है, जानकारियों के जागरूक मतदाता के कारण होता है। तो भूमंडलीकरण का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, लेकिन भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला है। तो सेकंड कथन सही है और पहला कथन गलत है। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था यूजीसी नेट द्वारा, IMF के ऊपर क्वेश्चन था। तो एक बार देख लें, अगर आप इसका देख सकते हो आप। ये हमें ये राष्ट्रपति की कार्यकाल से मिलाना था। तो इसके अंदर जो प्रणब मुखर्जी थे उनका कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच में था। प्रतिभा देवी पाटिल का कार्यकाल ये था। और जो इसमें देख लेते हैं पहले, डी का फर्स्ट कहाँ है, डी का फर्स्ट इसमें है और इसमें है, और फिर इसी प्रकार ए का और सी का सेकंड इसमें है। तो ये वाला इसका आंसर सही है, सेकंड वाला ऑप्शन। और ए का फिर थर्ड होगा। ए का श्रीशंकर दयाल शर्मा जी का कार्यकाल था 1992 से 1997 तक, और आर वेंकट रमन का था ये वाला।
तो ये इस प्रकार हम कर सकते हैं, इसको एनिमेशन प्रोसेस के द्वारा भी हम इसको हल कर सकते हैं। यदि हमें 1-2 पता है तो उसके द्वारा हम इसको किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध विरोध के वह तरीके हैं जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया। हाँ, सही बात है, उन्होंने बहिष्कार और शिक्षा निष्क्रिय का प्रयोग किया था। तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, वो करते थे, क्योंकि वो बहिष्कार और इन चीज़ों का, अंग्रेजी चीज़ों का यूज ना करना, इन सब चीज़ों के अंदर उन्होंने कहा था। और इनके जो पत्रिका थी मराठा और केसरी, बाल गंगाधर को याद रखना है हमें, ये 2 पत्रिकाओं के साथ जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक जी, केसरी और मराठा। अरस्तु के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो अरस्तु के पोलिस को इतना वृहत होना चाहिए कि वह आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि वह सुशासन सुनिश्चित हो सके। पहला सही है इसका। पोलिस प्राकृतिक था और व्यक्ति से पूर्ण रूप से था, कालानुक्रम नहीं अपितु देशक परक रूप से। ये भी सही है। पोलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है, ये भी सही है। ABC तीनों सही हैं। और चौथा है पोलिस मानव का वृहत से है, तो ये नहीं है। ये कोटेशन प्लेटो की थी कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, तो ये उससे जुड़ी हुई है प्लेटो जी से। निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? लोकतांत्रिक प्रशासन संबंधित है। लोकतांत्रिक प्रशासन, परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र, तो इसके अंदर जो आंसर है ये पहला और सेकंड ही है। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र, ये जो है वो लोकतंत्र की शासन की धारणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन लोक नीति का क्रमिक वृद्धि और प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? तो चार्ल्स ई ब्लीडलूम, जो सेकंड ऑप्शन है, इन्होंने ये प्रस्तुत किया था। शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो ABC इसका आंसर है। इसका सामान्य आश्रय प्रशासन अथवा शासन नहीं है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है, यह शक्ति का प्रयोग करने का तरीका है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में था ये आंसर। और ये ऐसे मार्क्स के भी संबंधित श्रम की संकलन निम्न में सम्मिलित है: उत्पादन से भी संबंधन, प्रक्रिया से भी संबंधन, प्रजातियों से भी संबंधन और प्रगति से भी संबंधन। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मैंने देखा आते रहता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से समझ लें कि वो मार्क्स किससे किससे अलगाव की बात करते हैं, वो एलिनेशन की बात किस किस चीज़ों से करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने हर बार देखा है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है ये क्वेश्चन। तो एक बार आप भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें, तो ये क्वेश्चन देखने आगे फ्यूचर में भी आने की इसकी पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। कथन और असेसनिंग वाला है, तो इसमें चार्ल्स बर्नार्ड ने संगठन को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया, तो ये सही है। चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित होता है, तो ये इसका सही नहीं है, पहले इसका सही है। नीचे दिए गए कथन हैं, उसमें से हमें सही और गलत बताना है। अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है, सही बात है। जो अल्पतंत्र होता है उसमें कुछ डोमिनेंट क्लास या डोमिनेंट क्लास के लोग वही शासन करते हैं। रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लोह सिद्धांत की परिकल्पना की थी। नहीं, रॉबर्ट मैकेंजी नहीं थे, इससे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के साथ रॉबर्ट मिशेल शायद मेरे ख्याल से जुड़े हुए थे, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन रॉबर्ट मिशेल ही शायद थे, एक बार आप चेक कर लें। और भारतीय संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो ये तीसरा कथन आ सकते हैं, यह एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है, ये गलत है। यह पहला ऑप्शन इसका, यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, भारत में संघवाद को राज्य अलग अलग स्तर पर होने के बाद भी संगठित है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है, सही बात है। इसके अंदर केंद्र सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर हम दूसरी स्तर पर देखें, दूसरे तुलना में देखें दूसरे देशों की। तो इसे अर्धसंघीय प्रणाली भी कहा जाता है। हाँ, इसे अर्धसंघीय प्रणाली काम माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे? तो इसका आंसर है BR अम्बेडकर। ये गांव को नशेड़ियों को अड्डा बोलते थे, और गांव के अंदर जातिवाद ज़्यादा होता है, और गांव के अंदर लोग इतना विकास कार्यों में जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इन्होंने गांव की पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने विरोध किया था। शहरीकरण के एक प्रकार से वो पक्षधर थे। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन है, मैचिंग का है। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप मिला लें इसको ऐसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये भी दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है, ये IR से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, या आप इसको मिला सकते हैं। A का थर्ड है, द्विध्रुवीय शक्ति का सर्वाधिक विस्तार हंसे मार्ग ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। B का फर्स्ट है, हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित करना, केनेथ बॉल जुड़े हैं इसके साथ, तो आप एक बार देख लें और एक बार आप अच्छी तरीके से इसको मिला लें। समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है? तो ये परिप्रेक्ष्य नियोजन जो है, ये जो किस परिप्रेक्ष्य नियोजन किया जा रहा है, ये इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेक द्वारा शासन के विकृत रूप को माना जाता है। ये भीड़तंत्र मानते थे लोकतंत्र को अरस्तु ने भी भीड़तंत्र की संज्ञा दी, यूनानी पद्धति के अनुसार इसे अराजक भीड़तंत्र माना गया। अग्नसूत जो है वो एक बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है, और ये 27वां दिग्निकाय है, ये भी हमें याद रखना है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय सक्रियता से जुड़ा हुआ है? न्याय सक्रियता एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा भारतीय न्यायपालिका से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो कि अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 21 का विस्तार इतना होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जिसके अंदर स्वास्थ्य का अधिकार और अच्छी हवा का अधिकार, पीने का पानी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये सब चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हुई है। ये न्यायिक सक्रियता से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ध्यान रखें। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किससे जुड़ा है? हिंदू राष्ट्र वी डी सावरकर से जुड़ा हुआ है। तो अभी याद रखें इन सब चीज़ों को। इनकी फिर मैं एक बार बताता हूँ। अभिनव भारत संस्था से जुड़े हुए थे। हिंदुत्व इनकी बुक थी, और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को प्रथम स्वाधीनता आंदोलन की संज्ञा दी थी। तो ये 4-5 चीज़ें जो है सावरकर से जुड़ी हुई, याद रखें। जयप्रकाश नारायण निम्न में से किन दलों गठ का गठन किया? तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों पार्टियों का इन्होंने गठन किया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकृत कर राजनीति तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? एंटोनियो ग्राम्शी, हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जिनके साथ जुड़ा हुआ है, ये याद रखें। बौद्धिक संघर्ष के कारण ही ये जुड़ा हुआ है इनका, और एंटोनियो ग्राम्शी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था, ये उस टाइम का जो करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तो ये उस समय के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। यह विवादों का निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है, और जो इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमें सही नहीं है कथन को देखना था। तो इसमें उपभोक्ता की परिभाषा को विस्तृत किया गया। हाँ, यह शिकायत का ई फॉलिंग की व्यवस्था करता है, ये भी करता है। यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है, ये भी करता है। तो ये गलत है इसका। और अगला क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। सही बात है, होती है। और भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। हाँ, सही बात है। भारतीय जो विदेश नीति है वो केंद्रीय, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसके अंदर हम रंग भेद का विरोध करते हैं, जिसके अंदर हम औपनिवेशिकवाद का विरोध करते हैं, दूसरे देश के ऊपर हथियाना, रंग भेद का हमारे द्वारा विरोध किया जाता है, और किसी देश के ऊपर हमला ना करना, और अब शांतिपूर्ण माहौल, पंचशील, जिसके अंदर वो पंचशील भी एक, इसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था। तो ये हमारे राष्ट्रीय मूल्य के द्वारा, राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा ही हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो ये हमारी विदेश नीति से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सा कथन पंडित रामाबाई के संबंध में सत्य है? तो वो जो सत्य है वो बताना है हमें। वो हिंदू धर्म की कट्टर समर्थक थी, नहीं, गलत है ये। वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। हाँ, सही बात है। वो महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी। उन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखी, उनकी जो पुस्तक थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो ये बी और सी इसका सही है। तो आंसर बी और सी किसमें है आप देख सकते हैं, बी सेकंड के अंदर। तो सेकंड इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरंकुशवाद और सत्तावाद के संबंध में सत्य है? तो ये निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये बात सही है। निरंकुश जो शासन होता है वो अपने आप ही खुद ही अपनी चलाता है, वो किसी की सुनता नहीं है। तो निरंकुश शासन, और सेकेंड है निरंकुश शासन व्यवस्था स्थानीयकृत और वैध हो सकती है। हाँ, वो अपना जो भी कार्य करते हैं उसे वैध ठहराते हैं। और सर्व सत्तावादी शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तन करने का प्रयास करती है। सही बात है। वो अपना पूरा, वो बोलते हैं हम ही टोटल टेरिटोरियल हैं, हम ही जो हैं, और जो वो किसी को सुनती नहीं, और अपनी जो वो बात बोलती है वही कानून लेकर चलती है वो। 54वां क्वेश्चन, उत्तर शीत युद्ध में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर NNCP का विचार दिया था। तो ये AP राणा, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो AP राणा इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही है? तो महिला आंदोलन के संबंध में सही है। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया, ये बात सही है। तिलक ने गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित करना था, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी नहीं है? तो उत्तर आधुनिकतावादी जो नहीं है उसके अंदर हमें याद रखना है, मिशेल तो ही हैं, फूको तो ही हैं, रिचर्ड रोटरी भी हैं, जीन फार्स लोटार्ड भी हैं, और ये हर्बर्ट मार्क्यूज नहीं है। हर्बर्ट मार्क्यूज किसी और विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसका आंसर है जो नहीं है वो डी है। डी आंसर इसका सही है। वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है, यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? तो ये भाग्य समतावाद से जुड़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के कारण क्रमानुसार लगाइए। तो पंचशील जो आया था वो 1954 में नेहरू जी द्वारा आया था। लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, और सोवियत संघ के साथ मैत्री संबंध हुआ था 1971 के अंदर। और गुजराल डॉक्ट्रिन, जब गुजराल जी प्रधानमंत्री बने देश के, जब वो विदेश मंत्री थे शायद, तो उन्होंने दी थी 1900 शायद 89 या
96 के आसपास है। एक बार आप देख लें गुजरात डॉक्ट्रिन को। तो इसका आंसर है BDAC। बी पंचशील पहले आया था, फिर उसके बाद भारत में सोवियत मैत्री संघ हुआ था, फिर ए गुजरात डॉक्ट्रिन, और फिर फिर है लुकेस्ट पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन से विचारक महिला समानता के में विश्वास नहीं रखते? तो महिला समानता में अरस्तु नहीं रखते थे और ना हीगल रखते थे। अरस्तु तो महिलाओं को उन्होंने दास के रूप में भी देखा और उन्होंने इसका पक्षधर नहीं किया था। उन्होंने वोटिंग राइट के लिए, महिलाओं को अधिकार के लिए वकालत की थी, नहीं वकालत की थी उन्होंने। 60वां क्वेश्चन इस प्रकार है, पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? व्यक्तियों द्वारा विरासत में पर्याप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग। तो इसका आंसर फर्स्ट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इसमें सही और गलत बताना है। संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरल ऑफ स्टेट, संघों का राज्य के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट, संघीय राज्य कहा गया। ये बात सही है, क्योंकि भारत एक संघ राज्य है। यूनियन ऑफ स्टेट भारत के संविधान में लिखा गया है। संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द का एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। तो ये यूजीसी ने गलत माना है, तो ये गलत है। इसका फर्स्ट आंसर ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सतही अथवा सुधारवादी परिस्थिति की विशेषताएं हैं? तो इसका ABD आंसर है। सुधारवादी परिस्थितिवादी परिस्थितिकी व पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है। और डी, यह पर्यावरण को क्षति को बाहरता अथवा सामाजिक लानत मानती है। तो ये अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ये हमें इनके कॉन्सेप्ट, जो रविंद्रनाथ टैगोर की डीप क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा, रविंद्रनाथ जी की जो जो किताबें रचनाएं हैं उनको मिलाना था। तो गीतांजलि का संबंध है ईश्वर के प्रति समर्पण, और गोरा जो थी उनकी औपनिवेशिक, जो गोरा अंग्रेज जिसे हम कहते थे, औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्वक सामाजिक जीवन का विश्लेषण, और सी का साधना जीवन का बोध क्या है उससे संबंधित थी। घरे बघारे द होम एंड द वर्ल्ड जो थी वो थर्ड से जुड़ी हुई है, स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो ये इस प्रकार था इसका मिलान। भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है बी और डी। ये दोहरा शासन भारत में है, संसद की सर्वोच्चता भी भारत के अंदर है। कौन सा असत्य है? तो संसद की सर्वोच्चता नहीं है भारत में, संविधान की सर्वोच्चता है, हमें याद रखना है। और डी, राज्यों की अक्षुण्णता, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ये गलत है और ये गलत है। तो ये असत्य हो गए, तो बी और डी इसके सही वो कहलाएंगे। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिवेश किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये WH मॉरिस जॉनसन और रजनी कोठारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिवेश किसके द्वारा? तो ये मॉरिस जॉन्स के द्वारा और रजनी कोठारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और रजनी कोठारी का हमें याद रखना है, कास्ट पॉलिटिक्स के साथ भारत में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो क्रमबद्ध करना था, सबसे पहले आई थी शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकीकृत होना, फिर उसके बाद संघ अथवा यूनियन का गठन, फिर उसके बाद है थर्ड सी, भाग का भूभाग में कहीं पर भी स्वतंत्र भ्रमण 19D के अंदर नहीं है। और उसके बाद बी है कोई भी व्यवसाय अपनाना। पारदर्शिता सिद्धांत के बारे में लिखने में कौन सा कथन सत्य है? डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ क्या क्या जो सत्य जुड़े हुए हैं? डिपेंडेंसी सिद्धांत पर यह पर उन मार्क्सवादी और गैर लेनिनवादी का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। सही बात है, उनका प्रभाव पड़ा था उसके ऊपर। और सी है, तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है। हाँ सही बात है, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्री होती है उनको विकसित देश अपनी जो यूज टेक्नोलॉजी होती है वो देते हैं, और जो उनकी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है थर्ड वर्ल्ड के देशों को। तो ये हमें मिलान करना था, तो इसको देख सकते हैं, एक मिनट। तो ये फर्स्ट का थर्ड बैरीबुजान सुरक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, और बी का सामूहिक सुरक्षा पालमे रिपोर्ट, और सी का फर्स्ट था सुरक्षा परिषद कार्ल ड्यूस के साथ, और सुरक्षा व्यवस्था रॉबर्ट जेरविस के साथ जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? तो सभ्य समाज संगठन ABD है इसका आंसर। बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मजदूर किसान संघर्ष समिति, और विज्ञान प्रसार आप खुद ही सोच सकते हैं, इतना जनरल चीज़ है। विज्ञान प्रसार तो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ होगा? सब समाज से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, असरसन और रीजनिंग का। तो अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभार है। सही बात है, अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंधित है। तो ये दोनों सही है और ये आपकी सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 71वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदार और समाजवाद के तत्व को संशोधित करता है। सही बात है, ये सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित हैं। तो ए और दोनों सही है इसका आंसर।
ईवी रामास्वामी पेरियर सर्वप्रथम निम्न में से किस दल से जुड़े थे? ईवी रामास्वामी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन इसके अंदर उन्होंने देखा जब दलित वर्ग के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं हो रहा था और उनकी बात को उठाया नहीं जा रहा था, तो इन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया था। बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवांत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? गया परिकल्पना से सिद्धांत जाना जाता है। लव लुक ऐसे ही कुछ इनका नाम है जिन्होंने ये दी थी, गया हाइपोथेसिस, जिसमें वो पृथ्वी को भी एक जीव की तरह मानते हैं, जीवांत। निम्नलिखित में से किस विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति पर्याप्त है? तो ये नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने के संदर्भ में इनको ज़्यादा शक्तियाँ पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 75 नंबर क्वेश्चन। हन्ना अरेंट है वो जुड़े हुए हैं द ह्यूमन कंडीशन के साथ, और जो फ्रेंच फैनन्स हैं वो द रिच ऑफ द अर्थ बुक के साथ जुड़े हुए हैं। माओ त्से तुंग द लिटिल रेड बुक और जॉन गैल्ब्रेथ एफ्लुएंट सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ये हमें याद रखना है, न्यूजीलैंड, यूके का संविधान जो है लिखित नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन था। प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपरक संबल को ध्यान में केंद्रित करना होगा। तो ये दोनों सही है, ये और आर दोनों सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा जस एंड बेलम युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? तो ये न्याय से जो युद्ध का न्याय संगत सिद्धांत नहीं है, न्याय मानवतावाद नहीं है। युद्ध के अंदर आप देखते हैं कहाँ मारपीट होती है, मानवतावाद कौन देखता है? तो ये इसका फोर्थ सही है। आईसीसी, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, तो आप देख लें एक बार, मैं ज़्यादा स्पीड डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आईसीसी इंडियन क्रिमिनल लॉ, आईसीसी कोर्ट ऑफ लॉस्ट रिसोर्स के रूप में रोम विधि स्टैच्यू द्वारा स्थापित किया गया। फर्स्ट, आईसीसी के अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक अथवा असमर्थ हो। तो ए और बी इसका दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में संपरिवर्तनता को नहीं अपनाया गया? तो ये जर्मनी है इसका आंसर, 80वां। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो ये यूरोपीय संघ है, कार्यकारिणी भुजा उसकी। उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीति और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। तो ये इस विचारधारा से फ्रांसिस फुकुयामा जुड़े हुए हैं, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द लास्ट मैन। मेरे ख्याल से ये बुक है, नहीं, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लास्ट मैन, ऐसी कुछ बुक है, मेरा ध्यान नहीं है। मेरे ख्याल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़े हुए हैं। फ्रांसिस फुकुयामा की बुक दूसरी थी। निम्नलिखित में संसदीय समितियों को उनके कालानुक्रम के साथ लगाएं। तो इसका सी, पहले लोक लेखा समिति आई थी, फिर उसके बाद प्राक्कलन समिति आई थी, फिर उसके बाद लोक उद्गम समिति, और फिर बी, विभागीय स्थायी समिति आई थी। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। सेवाइन का कोटेशन है, सेवाइन जी की। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? तो वाई वी चौहान जो थे वो सिंडिकेट के सदस्य नहीं थे। एनजी लिंगप्पा थे, मोरारजी देसाई भी थे, कि कामराज सिंडिकेट, ये याद रखना है, जो कांग्रेस के अंदर सीनियर नेताओं द्वारा एक ग्रुप बना लिया गया था इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध में, वो सिंडिकेट ग्रुप था। एफएडब्ल्यूडिक्स के सम राष्ट्रीय प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं हैं? तो ये औपचारिकतावाद है, विषम जातीयता भी है, अच्छादान भी है, ब्यूरो अथवा कार्यालय ये नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है इसका। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? तो रूढ़िवाद से एडमंड बर्ग भी जुड़े हुए हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड भी जुड़े हैं, फ्रेडरिक वान हायक भी जुड़े हैं, जो टीएच ग्रीन है वो लिबरलिस्ट थिंकर है, वो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? तो राज्य का कार्य केवल साम्राज्य का निर्माण करना ही नहीं है, उनका जो ये मानना था, उनका फर्स्ट देखते हैं, उनका अधिकरण जो उनके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, जो कुछ अधिकृत किया गया है उसका संरक्षण करना, जो कुछ संरक्षित किया गया उसका प्रबंधन करना, जो इसका फोर्थ आंसर नहीं है, हमें याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? तो राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है जवाबदेही। जियाउल बर्नी की फतवा ए जहां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जियाउल बर्नी की फतवा जो थी वो बुक, ये धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श थी, फतवा ए जहांदरी, जिन्होंने मुस्लिम शासकों को कैसे कार्य करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस बुक के अंदर बताई गई है, फतवा ए जहांदरी। और ये याद रखनी, जियाउल बर्नी से जुड़ी है, पहले एग्जाम में भी आ चुकी है कई बार। तो ये लोकतंत्र से जुड़ा डेमोक्रेसी के ऊपर ये लेख आया था। मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप देख लें, और अगर आपको या अगर पीडीएफ में चाहिए तो दोस्तों मेरे साथ आप
ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका पेपर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो हम इसका विकल्प और आंसर देख लेते हैं। चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या हैं? तो ये प्रतिनिधि का पद इसका आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन इसका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में दर्शाया गया है? चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं। और प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धि पर क्यों गर्व अनुभव किया? उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ। तो एक बार दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फिर तब समझ में आएगा। ऐसे तो मैं आपको एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ ऑप्शन को, एक बार आप पढ़ोगे तो उसको आप समझ पाओगे। लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? विधायी समझौता। अगला ऑप्शन, लोकतंत्र के यूनानी और अस्तुवादी धारणा का अर्थ है नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। तो ये इस प्रकार था। और ये रोवेल डार्किंग का टेकिंग राइट सीरियसली जो उनका लेख है, जिसमें वो सर्वाइवल्स ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं, ये इनका याद रखना है। डार्विन जो है टेकिंग राइट सीरियसली इनकी बुक है, और ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कर इनकी है विचारधारा, तो इससे जुड़े हुए हैं। इनके एक बार आप पढ़ लें इनको, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। और किसी को भी चाहिए होगा तो अगर PDF तो वो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ के ले सकता है PDF इसका। राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें माना जाता है मौलिक अधिकार। और निम्न में से कौन सा अशक्त अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, वो समानता के अधिकार के पक्षधर थे। राज्य के विरुद्ध अधिकार तब बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधारों पर बांटा जाता है, नस्लों के आधार पर। और अगला क्वेश्चन, अशक्त अधिकारी के लिए आवश्यक है अनुमति प्राप्त करना। तो ये इस प्रकार था दोस्तों UGC नेट 2020 का जो जून रिसाइकल में हुआ था पेपर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ कमी रह गई होगी तो मैं आपके सुझाव के लिए इंतजार करूँगा। और मिलके मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप अपना प्यार इसको जरूर दें, और कुछ कमी रह गई है तो ज़रूर बताएं। और इस बार मिलकर हम सब मिलकर JRF निकालें और पूरी कोशिश करें अपने देश अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये किसका कथन है? तो ये VA लेनिन द्वारा कहा गया था कि समाजवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। तो ये पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा कठिन था, ठीक ठाक लेवल का था, और ये बहुत अच्छा पेपर था मेरे हिसाब से। तो हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गया की अवधारणा किससे जुड़ी? तो ये जेम्स लवलॉक से जुड़ी हुई है। ये बताते हैं कि जो पृथ्वी है वो भी एक लिविंग बींग की तरह है, जैसे इंसान के अंदर होता है जैसे लिविंग बींग है, वैसे पृथ्वी भी एक लिविंग बींग की तरह है। तो ये गया का कॉन्सेप्ट ये कहता है। विल किमलिका किन अधिकारों की अग्रदूत हैं? तो ये हैं सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट्स की ये अग्रदूत हैं। तो ये जो अभी शुरुआत के क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कौन सही है। तो अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आसान ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो सकारात्मक उदारवादी HJ लॉस्की हैं। लॉस्की का हमें याद रखना है, सकारात्मक उदारवादी हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्याय फ्यूडुसरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान करी? तो फ्यूडुसरी ट्रस्ट की अवधारणा लॉक के साथ जुड़ी हुई है। कॉल पॉपर अटैक द हिस्टोरिसिज्म, कॉल पेपर ने ऐतिहासिकता की आलोचना की, तो इन्होंने की है, तो इसका आंसर था प्लेटो और हीगल की इन्होंने आलोचना की है। तो इसका सेकंड आंसर सही है, प्लेटो और हीगल की करी उन्होंने आलोचना। हु इज द ऑथर ऑफ इमाइल, इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके साथ जुड़े हुए हैं रूसो। इमाइल पुस्तक के जो लेखक हैं वो रूसो हैं। सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है माओ जे जेडोंग, कल्चरल ऑन कल्चरलिज्म जो इनकी बुक है उसके अंदर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है। विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो सावरकर जी ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाई नहीं जा सकती? तो इन्होंने कहा था राष्ट्रवाद को सामाजिक आधार पर विस्तृत करके जो भारत की समस्या है उसका समाधान इसको छोड़कर हम नहीं सुलझा सकते हैं, तो इनका ये कथन था। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल कौटिल्य अर्थशास्त्र? तो ये थे LN रंगराजन जी थे जिन्होंने ये बुक लिखी है। अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियनशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा, तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभरता व्यक्तियों विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी जाती है? तो ये TV बोटामोर जो हैं ये इन्होंने ये बात कही है। हु कंसिडर डेमोक्रेसी टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच पॉलिटिकल एलीट आर रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्टेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल मेरिट? तो ये DV बोटामोर ने कहा था।
तो आप देख सकते हो अभी जो जितने भी क्वेश्चन है वो सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप के ही हैं, जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आंसर छांटना है। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, मॉडरेट लेवल के, ज़्यादा ना आसान ना कठिन। तो जो ठीक ठाक नॉलेज है वो कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया है? तो जो नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया है वो न्यू मिडिल क्लास, नव मध्य वर्ग द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से अव्यय राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? तो राजनीतिक संस्कृति तो आप ये क्वेश्चन आराम से समझ सकते हैं। मूल्य हो सकते हैं, मूल्य है, विश्वास है, भावनात्मक अभिवृत्ति है, तो और भ्रष्टाचार तो अलग ही एक चीज हो गई। तो आप ये देख के समझ सकते हैं। तो इसका आंसर था फोर्थ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षीकरण का प्रावधान नहीं है? तो ये स्विट्जरलैंड है, जिसके अंदर न्यायिक पुनरीक्षीकरण का प्रावधान नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कहीं ना कहीं है, जो भारत के अंदर भी है पूरी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? तो ये जो लक्षण नहीं है वो बताना था। तो पहला क्वेश्चन है, इट्स बिलीव इन द डिकंस्ट्रक्शन। ये विसंरचना में विश्वास रखते हैं, सही बातें रखते हैं इसके अंदर। और थर्ड है, इट्स चैलेंज द एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है, ये भी बात सही है। इट्स इनक्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव, यह अधि आख्यान मेटा नैरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं, तो यह बात भी सही है। जो इसके लक्षण नहीं है वो है, इट इज कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिटी। तो नारीवाद के साथ तो नारीवादी विचारधारा जुड़ी हुई, तो ये आप जनरल चीज से भी समझ के इसका आंसर कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था स्टॉकहोम के अंदर। और ये जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं, रियो डी जेनेरो जो 1992 के अंदर हुआ था, हमें याद रखना है। और कोपेनहेगन जो 1997 के अंदर हुआ था और 1995 के अंदर से लागू किया गया था। तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है, कहीं ना कहीं हमारे और आने वाले एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ कौन नहीं जुड़ा था, हमें ये बताना था। तो सिंपल सी बात है, मार्टिन कैप्लॉन जुड़े हुए हैं, कैनेट बोल्डिंग भी जुड़े हुए हैं, कार्ल ड्यूस भी जुड़े हुए हैं, संचार थ्योरी से जुड़े हुए हैं, और ये स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए हैं, और ये CW मैनिंग जो है ये इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो मार्टिन कैप्लॉन का हमें याद रखना है और कार्ल ड्यूस का भी याद रखना है, जो संचार सिद्धांत के साथ कार्ल ड्यूस जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हंस मार्गन्थों के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो जो नहीं है वो हम बताना। ये क्वेश्चन हमें पढ़ते समय ध्यान रखना है कि कहाँ नहीं है और कहाँ पूछा गया है। कई बार हम इसके अंदर पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो जाता है। तो इसका था पॉलिटिकल इज, सेकंड में पढ़ रहा हूँ, पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है, ये बात उन्होंने कही थी। और राष्ट्र की बात भी उन्होंने कही थी, सेकंड में जो नेशनल इंटरेस्ट कहा गया। पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, ये बात भी कही थी उन्होंने। लेकिन जो उनकी जो फर्स्ट अवधारणा है, राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्य द्वारा शासित होती है, तो सार्वभौमिक मूल्य द्वारा शासित होती है, ऐसी तो कहीं बात कही नहीं गई है। तो यही गलत है इसका आंसर। और जो तीनों नीचे दिए गए हैं वो सही है। तो जो हमसे पूछा गया था नहीं है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के साथ चल रहा है? तो ये तो जनरल चीज थी, जनरल नॉलेज की चल रही थी करंट अफेयर में। तो ये जो भारत का जो काला पानी विवाद चल रहा है वो नेपाल के साथ चल रहा है, ये तो हमें सबको पता है, और ये जनरल चीजें हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया? तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन, हमारे जो प्रधानमंत्री उस टाइम के विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने अपनी एक विदेश नीति दी थी, जिसके अंदर अपने पड़ोसी देश से, जो हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं, उनको उनके साथ व्यापार में एक तरफा छूट की उन्होंने बात कही थी। 1954 में भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये चाइना के साथ नेहरू जी द्वारा किया गया था पंचशील हस्ताक्षर, जिसका बाद में चाइना द्वारा उल्लंघन किया गया और 1962 के अंदर भारत के साथ युद्ध किया गया चाइना के द्वारा। एक प्रकार से हमें धोखा दिया गया था, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। 1962 में हमारे साथ चाइना से युद्ध हुआ था। भारत के नाभिक सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो जो भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें यह है कि न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिग्रहण, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, यानी हम जितना कम हो सके उतना इसका यूज़ करेंगे। नो फर्स्ट यूज, हम इसका पहले उपयोग नहीं करेंगे। और केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो नॉट अगेंस्ट ए स्टेट हैविंग कन्वेंशनल वेपन ओनली, तो ये था इसका। और जो सेकंड है वो नहीं था, नो यूज अगेंस्ट फ्रेंडली, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो इसका सेकंड सही है। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है? तो समान प्रतिनिधित्व हमें याद रखना है, इन सभी राज्यों के अंदर एक समान सीट है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल से लोकसभा की 2 सीटें हैं शायद। हाँ, एक मिनट चेक करके आपको बताता हूँ। तो हाँ, तो हमें याद रखना है, समान प्रतिनिधित्व की बात की गई तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड त्रिपुरा में 2-2 लोकसभा की सीटें हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को पर्याप्त है? तो समानता का अधिकार, जो नागरिक है हमारे देश के और जो पर्यटन के लिए भी आते हैं या कोई जो माइग्रेंट होते हैं उनको भी समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंदर भी कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि एक पूर्णता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? तो सुधार का कारक नहीं है हमें बताना है। तो इसका है न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना, पहुंच से बाहर होना। तो ये सुधार का कारक तो नहीं हो सकता। कोर्ट प्रक्रिया और प्रबंध व्यापार की पुरातन प्रवृत्ति, ये भी नहीं हो सकता। प्रक्रियात्मक कानून में कमी या दोष, ये भी नहीं है। और जो ये है इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये इससे संबंधित है। तो हमें ये याद रखना। फोर्थ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता? तो ये हमें याद करने लायक क्वेश्चन था, इसमें याद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर था आर्टिकल 75, जो कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए और प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक सहायता समूह की तरह कार्य करता है मंत्रिमंडल। सामाजिक क्रिया समूह के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है नहीं है? तो ये बताना था सामाजिक क्रिया के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दे वर्क फॉर इनहेंसमेंट ऑफ टेक्निकल कैपेसिटी टू अर्बन एजेंसी, वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन था इस प्रकार, 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट द्वारा ड्रॉप कर लिया गया है, तो इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो इसको एक बार देख लें आप। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ? तो ये बोडो आंदोलन जो था वो जनजातीय आंदोलन स्वतंत्रता के उपरांत भी हुआ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर हुआ है। व्हेन डिड द फर्स्ट लेबर एजिटेशन अकर इन इंडिया? तो ये 1875 के अंदर, ब्रिटिश काल के अंदर ही श्रम आंदोलन हुआ था। फ्रेड हर्ट्जबर्ग इज द फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? तो हर्ट्जबर्ग हमें जानते हैं अभिप्रेरणा मोटिवेशन थ्योरी के साथ हर्ट्जबर्ग जुड़े हुए हैं, और ह्यूमन थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं साइमन, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं टेलर, और इस प्रकार हैं ये। तो देख लें एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जो निर्विवाद रूप में स्वीकार्य है, दोज विच आर अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेबल। तो ये है उदासीनता का क्षेत्र, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन ही नहीं करते तो वो उदासीन हो जाता है। तो ये था इसका आंसर। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं होता, बल्कि वह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मनातर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारियों के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच, निदेशकों के बीच भी यह जहां कहीं भी अंतर दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका है? तो ये इसके साथ जुड़े हुए हैं मैरी पार्कर फोलेट। कन्फ्लिक्ट के साथ कहीं पे भी आया क्वेश्चन तो कन्फ्लिक्ट की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है मैरी पार्कर फोलेट। और इनकी बुक थी मिन्नोब्रिक कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जो इनकी जो बुक थी पर्सपेक्टिव ऑफ मिन्नोब्रिक कॉन्फ्रेंस, तो इसी के आधार पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत भी मानी जाती है कहीं ना कहीं। पैट्रिक डनलीवी ने नव लोक प्रबंधन के कौन से 3 प्रमुख घटक गिनवाए? तो इसका आंसर है डिसएग्रीगेशन, कंपटीशन एंड इंसेंटिवेशन, इसका आंसर है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1954 के अंदर हुई थी, भारतीय थिंक टैंक लोक प्रशासन की अवधारणा। निम्नलिखित में से किस सिविल सर्विस परीक्षा की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया? तो सतीश चंद्र समिति को सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन लोक शिकायतों का निवारण तंतु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवेंस? तो ये है सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार के द्वारा हम जो अपनी शिकायतें हैं उसका जानकारी ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं अब एक प्रकार से निवारण का भी काम कर रही है, तो ये सूचना का अधिकार है। भारत में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये सर जोसेफ भोरे थे इसके अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आधुनिकी चिंतक हैं? तो अब देखिए, थोड़ा इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा पेपर का, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार है, माइकल फूको ये जुड़े हुए हैं उत्तर आधुनिकता के साथ, और जो लोटायर्ड हैं वो भी जुड़े हुए हैं उत्तर आधुनिकतावाद के साथ, और जो जॉन रॉल्स है ऑप्शन डी, ये न्याय के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक का नाम भी है। और अगला क्वेश्चन है, सैलो इकोलॉजिस्ट बिलीव इन, सतही पर्यावरणवादी बिंदु किस में विश्वास रखते हैं? तो इसका आंसर है लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में और सतत विकास में ये विश्वास रखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डबेड मार्क्सिज्म एज अ टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन? तो टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन के साथ जो जुड़े हुए हैं वो है कार्ल पॉपर और हन्ना अरेंट कहीं ना कहीं। और जो इसिया बर्लिन है वो तो स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं। और जो अटेनियो ग्राम्सी प्रिजन नोटबुक इनकी बुक है, और ये जुड़े हुए हैं हेजेमनी के कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसका आंसर था ए और सी, कार्ल पॉपर और हन्ना अरेंट।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई? तो जो नहीं लिखी गई थी वो थी बी और डी, बुक्स ऑफ एनिमल्स ये नहीं लिखी गई थी, बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स ये नहीं लिखी गई थी, बुक्स ऑफ चेसेस लिखी गई थी, और बुक्स ऑफ सॉन्ग्स भी लिखी गई थी। बी और डी इसका सही आंसर था। जॉन रॉल्स बिलीव इन, जो जॉन रॉल्स थे वो बिलीव करते थे, डिफरेंट प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे, अंतर सिद्धांत पे बिलीव करते थे, और बिलीव करते थे ये समानतावाद पे। और ये जो हकदारी ये है ऑप्शन बी, इसके साथ रॉबर्ट नॉजिक जुड़े हुए हैं, रॉबर्ट नॉजिक इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमें याद रखना है हकदारी का सिद्धांत और स्वेच्छतावाद जो जो न्यू न्यू लिबर्टेरियनिज्म जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशीवाद इम्पैक्टेड बाय, तो जो गांधी जी का इन्होंने इम्पैक्ट किया था वो था हिज डीप इथिकल स्पिरिचुअल कन्विक्शन, इस पे किया था। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल स्पेशली एट द ग्रास रूट, ये भी सही है। इन्फ्लुएंस ऑफ रस्किन बुक अनटू द लास्ट, ये भी सही है। तो अनटू द लास्ट का उन्होंने जो अनुवाद किया था, अनटू द लास्ट रस्किन की बुक का उन्होंने सर्वोदय अनुवाद किया था, याद रखना है। सर्वोदय जो उनकी बुक थी उसका अनुवाद गांधी जी द्वारा किया था अनटू द लास्ट का। तो ABC इसका सही आंसर है। नेहरू आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन, तो जो नेहरू जी का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था वो था स्ट्रॉन्ग फेथ इन कल्चरल प्लुरलिज्म, वो प्लुरलिज्म के समर्थक थे, सभी की संस्कृति का वो सम्मान करते थे। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी विश्वास करते थे। सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म प्रोपाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर के विचार का भी वो नेशनलिज्म के ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन जो मिलिटेंट डेमोक्रेसी होती थी इसके ऊपर, उग्र जो राष्ट्रवाद होता है उसके ऊपर वो विश्वास कभी नहीं करते थे नेहरू जी। तो इसका आंसर देख सकते हैं BCD। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इससे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है, सही बात है। और प्रिजन डायरी एक एंटेनोग्राम से भी प्रिजन नोटबुक के साथ जुड़े हैं और ये भी जुड़े हुए हैं, याद रखना है हमें। और इसे भ्रष्टाचार के भारत, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राज्य व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है, ये भी सही बात है। और लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनकी संपूर्ण जाति की निर्देशक शक्ति थी, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण स्वयं अनुभाविक, ये स्वभाव में अनुभाविक होता है, सही बात है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये तथ्यों पर केंद्रित होता है, और इसमें राजनीति के अर्थातवाद की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो ये भी सही है। और जो ये इसमें दर्शन पर बल देता है, दर्शन पर बल नहीं देता है, जो दर्शन पर बल देते हैं फिलोसफिकल विचार वाले होते हैं, तो ABC इसका सही था। रॉबर्ट पैकहेम ने अफ्रीकी, एशिया तथा लैटिन अमेरिकी देशों में असेंबली की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की। वह भूमिकाएं हैं, तो वो थी वैध प्रकार्य, सुरक्षा बल प्रकार्य, प्रशासनिक विहवलोकन, तो ये ABC इसका सही आंसर था। तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से और किसके होने से होती है? तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इसका आंसर है ACD, सामाजिक असमानता और मानव तथा अर्थ संबंधित निर्धनता और लिंग असमानता के द्वारा ये इसकी पहचान की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्रों में इनमें से कौन से पहलू हैं? तो इसमें थे शांति की खुली प्रसुविधाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जा सके, और सभी उपनिवेशिक दावों का मुक्त खुले दिमाग से निष्पक्ष समायोजन, तो C और D इसका सही आंसर था। मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट की नीति के अनिवार्य तत्व क्या थे? ये हमें याद रखना है, ग्लासनोस्ट जो उन्होंने नीति लेके आए थे गोर्बाचेव, ये सोवियत संघ के अंदर परिवर्तनवादी और खुलेपन की जो नीति लेके आए थे उससे संबंधित था। तो इसमें ये पहला था, आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन देना, हाँ ये सही था, और मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना, तो A और C इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं? तो जो सत्य हैं इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं किए गए हैं, और C उत्तर युद्ध काल में इसमें परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, तो A और इसका C सही आंसर है। पिछले 7 वर्षों में भारत ने अपने पड़ोसी नेपाल के साथ कौन से समझौते किए हैं? पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर, भारत ने नेपाल के साथ शक्ति समझौता किया है, भारत ने अफगानिस्तान के साथ मैत्री बांध समझौता किया है, और भारत अफगानिस्तान में संसद का भी निर्माण कर रहा है, और एक सलमा डैम भी बना रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और बांग्लादेश में चटगांव समझौता, ये चटगांव बंदरगाह पर समझौता नहीं हुआ है, किसी और पर हुआ था। और मालदीव की संसद का निर्माण, ये भी गलत है, तो इसका A और B सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? तो सियाचिन विवाद है, सरक्रीक विवाद है, लेकिन काला पानी विवाद नेपाल के साथ है, तो A और B इसका सही आंसर है। इनमें से कौन से देश में बिम्स्टेक के सदस्य हैं? तो बिम्स्टेक के सदस्य जो हैं भारत और श्रीलंका है, थाईलैंड और म्यांमार है, जापान और दक्षिण कोरिया नहीं है, और चीन और पाकिस्तान भी इसके सदस्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत अब देखा जा रहा है, भारत की नीति बिम्स्टेक की तरफ बढ़ती जा रही है, सार्क को छोड़ के, क्योंकि सार्क में भारत और पाकिस्तान के साथ कंफ्लिक्ट रहा है, तो इसके कारण भारत कहीं ना कहीं अब बिम्स्टेक की ओर बढ़ रहा है, बिम्स्टेक देशों के साथ अपनी कूटनीति चल रहा है। भारत में
कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन को राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भेजा गया था। हाँ, सही बात है। सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करना, तो ये गलत बात है, ये इससे संबंधित नहीं था। अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव, ये भी सही है। तो ए, बी और डी इसका सही आंसर था। 74वां निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो जो इसका था, सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, सही बात है। अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण होगा, ये भी सही था। और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होगा। तो ये ए, बी और डी इसका सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीटें आवंटित नहीं है। और हमें याद रखना, जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायत स्तर पे चुनाव से संबंधित है, पंचायती नगर निगम से संबंधित है। इनमें से कौन सा भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के आर्थिक प्रभाव हैं? तो जो वैश्वीकरण और इनके जो प्रभाव है, एलपीजी के जो प्रभाव हैं, वो सरकारी खर्च में कमी आई है। हाँ, कहीं ना कहीं कमी आई है। हम देखते हैं जो पहले फाइलें 1 दिन से 2 दिन कहीं लगी रहती थी, अब सारा काम ऑनलाइन होने के कारण, इसके कारण सरकारी खर्चे में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। योजना की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है, कहाँ पूरा परिवर्तन हुआ है। अब कई जगह ट्रांसपेरेंसी हो गई है योजनाओं के अंदर। और सांकेतिक आयोजन की भी शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं हुई है। पारंपरिक सामाजिक क्षेत्रीय आयोजन का धारणा, तो ये नहीं है। ABCD चारों ही है। पारंपरिक सामाजिक क्षेत्रीय आयोजन की भी धारणा हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? जो इनकी रचनाएं हैं ABD, पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और शॉप मैनेजमेंट। और ये कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट इनकी अवधारणा नहीं है। तो इसका आंसर था ABD। 62वां क्वेश्चन इस प्रकार है, एल्टन मेयर द्वारा किए गए हॉर्थोन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किन में है? तो जो उनका हॉर्थोन प्रयोग था, इसका आंसर है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स से नहीं है। और जो संबंधित है वो है गेट इन इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट एंड सेंटिमेंट्स और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये A, C और D के साथ ये हॉर्थन प्रयोग सम्मिलित है। निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंधन NPM के मौलिक A हैं? तो जो इसके हैं, स्फूर्ति है यानी एक्टिवनेस है, सतर्कता जवाबदेही है, और सहबंधता अनुकूलता है, और जो सत्ता अथॉरिटी है, अथॉरिटी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं तथा निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो नीति निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसके संबंध में था भारतीय सांख्यिकी संस्था की है भी भूमिका पूरी। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की भी भूमिका है, और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भी कहीं ना कहीं भूमिका है। तो इसका आंसर था A, B और D। मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? तो जो मनरेगा का केंद्रीय बिंदु किस पर स्थित है, वो A, B और चारों ही है इसका सही आंसर। जल संरक्षण और जल संग्रह पे, और पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, भूमि विकास, बांध नियंत्रण, बारहमासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता। तो ABCD इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन मैचिंग से संबंधित था, तो इसका ये इस प्रकार था आंसर। F.A. शुमाकर की बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मैं मिलान कर देता हूँ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल 4th। और जेम्स लवलॉक की बुक थी, जिनका पहले ऊपर भी क्वेश्चन देख चुके हैं, गया हाइपोथेसिस के ऊपर आया था। तो इनका ये रहा गया ए न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। और जो थर्ड है सी का एफ को आपका संबंध है द टर्निंग पॉइंट के साथ, और द रचल कार्सल साइलेंट स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी मिलान से संबंधित क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं। हर्बर्ट वाइडनर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ए पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हॉब्स, थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन, ये वाइडनर के साथ जुड़े हुए हैं। और मैरी वॉस्टन एडमल बर्ग जो हैं वो जुड़े हुए हैं रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। और जो मैरी वॉस्टन का आप जुड़े हुए हैं विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्शन। ये पूरी बुक भी कई पिछले हमने देखा था कि पिछले जो 2018 या 19 का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर पूरी बुक का नाम आ गया था, मैरी वॉस्टन ग्राफ की बुक का। तो ये याद रखें, इनकी बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो C. मैकफेरसन है वो जुड़े हुए हैं द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पैसेसिव इंडिविजुअल, द हॉब्स टू लॉक। तो ये इस प्रकार इसका मिलान था। ये भी क्वेश्चन मिलान से संबंधित है, तो देख लेते हैं। तो ए का 4th है गेल आलमंड की बुक है दलित विजन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन एंड इंडियन आइडेंटिटी। तो ये 4th है। बी का 3rd है के वीरामणि का संबंध है पेरियार हिज आइडियोलॉजी 3rd के साथ। और सी का संबंध है एन वेलास्वामी का संबंध है पेरियार सोशल साइंटिस्ट। और जो डी है MD गोपाला कृष्णन, ये पेरियार द फादर ऑफ तमिल रेस। तो पेरियार से संबंधित दलित चिंतक से संबंधित क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस प्रकार है। ए का 3 है लेस सक्सेस सम्मेलन, तो ये हुआ था 1949 के अंदर, और बी का स्टॉकहोम सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ है, बी का सेकंड, और सी का फोर्थ है चिपको आंदोलन 1973 के अंदर हुआ है, और रियो अर्थ समिट हुआ है जो रियो अर्थ समिट हुआ है इसका 1992, माफ कीजिएगा, एक बार मैं दोबारा मिला कर देता हूँ इसका। स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध है 1972 के साथ, रियो का 1992 के साथ, और चिपको आंदोलन 1973 के साथ। तो एक बार आप ये देख लें, ये भी मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। एजी फ्रैंक का संबंध है निर्भरता सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं एजी फ्रैंक, डिपेंडेंसी थ्योरी, और जो कार्ल डब्ल्यू ड्यूस जो हैं वो संचार सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं, सेकंड का थर्ड है, थर्ड एक बार मिला लें आप, और मिखाइल गोर्बाचेव खुलापन ग्लस्टाइन जो एक बार ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, और मार्टल कैपलान प्रणाली सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। भारत का विवाद किसके साथ है, तो ये मैचिंग का क्वेश्चन था। फर्स्ट का चाइना गलवान वैली जो अभी हुआ था ये है, और बांग्लादेश के साथ काला पानी नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के साथ अभी भूमि समझौता हुआ है भारत का, तो बी का था भूमि समझौता बांग्लादेश के साथ, और पाकिस्तान के साथ है बघलियार जल विद्युत परियोजना। तो इसका आंसर इस प्रकार था। ये देख लेते हैं एक बार। 42वां संविधान संशोधन था 1976 के अंदर हुआ है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ है, और जो 15वां संविधान संशोधन था 1963 के अंदर, और 38वां 1975 के अंदर। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी 6282, एक मिनट में बताता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए का सेकंड द मॉनेटरी फंड का संबंध है तो एक्ट लैंडर, और नेक्स्ट देख लेता हूँ मैं, इसका थर्ड आंसर है, तो ये है, आप एक बार मिला लें इसका, ये तीसरा वाला इसका आंसर सही है। तो ये इसका इस प्रकार था ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैचिंग से संबंधित है, तो इसका भी आप देख लें, ये सेकंड इसका आंसर सही है। फर्स्ट का है फ्रेडरिक टेलर जो जुड़े हुए हैं मेंटल रेवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, और पीटर ड्रकर जुड़े हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के साथ, और जो चेस्टर बर्नार्ड जुड़े हुए हैं वो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के साथ जुड़े हैं, एब्राहिम मास्लो मोटिवेशन थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। ई गवर्नेंस की अवधारणा का संबंध एनईजीपी से है, और पंचायती राज संस्था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और जो शिकायतों का निवारण है ओम्बुड्समैन और शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत सम्मिलित है। तो ये इसको आरोही क्रम से व्यवस्थित करना था उदारवाद को। तो सबसे पहले आता है नकारात्मक उदारवाद, फिर आता है सकारात्मक उदारवाद, फिर आता है समतावादिता, फिर स्वच्छंदतावाद। तो ये इस प्रकार था CABD। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये पहले से ही इसका व्यवस्थित था। पहले उनकी बुक थी एपोलॉजी, फिर गणराज्य रिपब्लिक, फिर लॉज आई थी, और फिर स्टेटमेंट आई थी। गांधी जी का निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चन था ये। तो जो उनका साबरमती की सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी 1900 शायद 15 के अंदर या करी थी उन्होंने स्थापना। फिर उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन किया था उन्होंने 1920 के अंदर प्रारंभ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर। तो ये इस प्रकार था। निम्नलिखित संविधान को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो जो सबसे पहले संविधान बना है वो अमेरिका का संविधान बना है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड का संविधान बना है, फिर कनाडा का, और सबसे लास्ट में भारत का संविधान। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बोल्शेविक क्रांति है, फिर बोल्शेविक क्रांति, फिर वारसाई की संधि हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड युद्ध, जो ये बोल्शेविक क्रांति 1917 के अंदर हुई है, और नहीं माफ कीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति से पहले जो रूस के अंदर हुई है, और जो वर्साई संधि फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद हुई है, नाजी जर्मनी सोवियत आक्रमण समझौता उसके बाद हुआ है, फिर एक देश समाजवाद की, फिर जो सबसे लास्ट में हुआ है वो हुआ है नाजी जर्मनी सोवियत आक्रमण, और सेकंड लास्ट है एक देश समाजवाद। भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो भारतीय जो ये विदेश नीति घटना है उसमें लुक ईस्ट की नीति आई है 1991 के अंदर, फिर उसके बाद गुजरात डॉक्ट्रिन आई है, फिर उसके बाद पोखरण परमाणु विस्फोट 1998 के अंदर, फिर उसके बाद लाहौर बस कूटनीति जो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के द्वारा हुई थी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो तेलंगाना 2014 के अंदर हुआ था, उत्तराखंड सन 2000 के अंदर, और झारखंड भी 2000 के अंदर। और तो सबसे पहले हरियाणा हुआ है
फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद झारखंड और फिर सबसे लास्ट में तेलंगाना 2014 के अंदर। निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समिति आयोग को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जो पहले पहले आया है गोरवाला समिति आई है, माफ कीजिएगा, पहले आई है गोपाल स्वामी अयंगर समिति, फिर उसके बाद गोरवाला समिति आई है, फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया है, फिर सतीश चंद्र समिति आई है। तो ये इस प्रकार थी। लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लोक प्रशासन की जो सबसे पहले अवधारणा आई है, जो सबसे पहले हुआ है राजनीतिक प्रशासन, जो प्रशासन विभाजन हुआ है 1887 के अंदर वुड्रो विल्सन द्वारा। 1887 के अंदर सबसे पहले ये घटना हुई है। फिर प्रशासन के सिद्धांत आए हैं, फिर इसके बाद चुनौतियों का युग आया है, फिर डी पहचान का संकट, और फिर संकट, और सबसे लास्ट में लोक नीति परिवेश। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले संघ लोक सेवा आयोग आया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 315 के अंदर हमें मिलता है। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 के अंदर, और फिर उसके बाद भारत का 14वां वित्त आयोग ये है, और उसके बाद नीति आयोग जो अभी 2015 के अंदर नीति आयोग बना है। तो ये असर्शन और इंजीनियरिंग, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, ये मैकावली से जुड़ा हुआ है। मेरी वॉस्टनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट वुमन में यह दलील दी है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सुविधाओं मिलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर एक ही इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैकावली से जुड़ा हुआ है, और ये मेरी वॉस्टनक्राफ्ट फेमिनिस्ट थिंकर के साथ जुड़ा हुआ है। माउंटबेटन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई थी, तो ये गलत है। इससे पहले ही हो गई थी, इसके बाद ही हुई थी, 1948 में इन्होंने बताई थी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान को अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया। तो ये सही है, दूसरा सही है इसका, तो पहला गलत था और दूसरा सही है। 88वां क्वेश्चन इस प्रकार है, हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि पूजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। तो ये सही है। हॉब्स की प्रकृति के नियम स्वहित के विवेक पूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे, और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा की गई थी। तो ए और आर दोनों सही हैं। 89 क्वेश्चन इस प्रकार है, सामाजिक संरचना मूल्य और अभिवृत्तियों वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित हुई है। तो ये सही बात है। वैश्वीकरण में विभिन्न सामाजिक समूह की सांस्कृतिक पहचान और उसके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया गया। तो ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या है, ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो असिस्टेंट रीजनिंग से ही संबंधित था। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध अपवासन का उल्लेख किया और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिया। तो ये सही बात है, अभी भी उसके अंदर है। अगर किसी को उत्तर पूर्व राज्य में जाना होता है तो अनुमति लेके ही जाते हैं वो। लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। तो ये आ सकते हैं। तो पहला इसका सही था और दूसरा गलत है। तो ये गद्यांश स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि शरणार्थी समस्याओं के ऊपर था और मानव अधिकार के ऊपर था। तो ये आप एक बार पढ़ ले, मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ। और अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो मेरे साथ वो ग्रुप में जुड़ सकता है, और जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपको कर सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ें तो मैंने कैसे पास किया था ये UGC नेट का पेपर, और मैं आपकी जितनी सहायता हो सके मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसको देख लें एक बार, ये पैसेज था। पहला आंसर है, संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है? तो आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए यह हस्तक्षेप कर सकता है। और सेकेंड है, राज्य में हस्तक्षेप के मामले में संयुक्त राष्ट्र को निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए? तो यह घरेलू अधिकार क्षेत्र के संबंध में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? तो ये राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के आधार पर ये कर सकता है हस्तक्षेप। और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के आधार के संबंध में कुछ वर्गों की आम भावना क्या है? तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन इसके संबंध में है। और ये अगला पैसेज था, ये शायद यही पैसेज है, माफ कीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र का नया दायित्व किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करता है? तो ये वैश्विक शासन प्रदान करना इसका एम है, प्रोवाइड ग्लोबल गवर्नेंस। और ये अगला क्वेश्चन था, ये डिपेंडेंसी थ्योरी और कोर सेमीफेरी इन सब के साथ जुड़ा हुआ था। तो देख लेते हैं, लैटिन अमेरिकी प्रभुत्व और ये जो था इनसे संबंधित था। वॉलस्टाइन के अनुसार विश्व आर्थिक व्यवस्था इनमें से कौन सी अवधारणा व्यक्त करती है? तो ये था श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्भरता सिद्धांत में अर्धपरिधि की अवधारणा को किसने दिया? तो ये इमोलेरिन वॉलस्टाइन द्वारा ये अर्धपरिधि की अवधारणा दी गई थी। और उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा इनमें से किसकी व्याख्या करती है? तो ये व्याख्या करती है विश्व के कुछ देशों की अल्प विकास की स्थिति की ये व्याख्या करती है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, गैर पश्चिमी देशों की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने का इनमें से कौन सा परिणाम है? तो ये है उनका पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की क्षमता बढ़ाना, इसका ये है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकीकृत व्यवस्था के रूप में निर्भरता के लिए इनमें से कौन जरूरी है? तो ये जरूरी है बाहरी योगदानकारी कारक, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। तो ये इस प्रकार यूजीसी नेट जून 2021 का पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कमी तो बहुत रह गई है मेरे को लग रहा है, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको आने वाली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और अगर मेरे से अगर थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो सके, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझूंगा। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ग्रुप का, और जितनी हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, आप सबने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ ढेर सारा प्यार, आभार, थैंक यू दोस्तों, दिल से आभार।